लेकिन मरीज इस कदर लगातार कई गुना बढ़ गए हैं जिसकी वजह से एम्बुलेंस भी पूरी नहीं हो पा रही। हालांकि लगातार कोशिशें फिर से की जा रही हैं, जिसकी वजह से अगर बात करें तो जो स्थिति बिगड़ी है उसको संभालने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। चलिए, ललित और रवि आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व सीएमओ है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मेरा सवाल यह है, आप लोगों ने बहुत लंबे समय तक सेवा भाव से स्वास्थ्य को इजाफा कैसे दिया जाए, स्वास्थ्य सेवाओं में इजाफा कैसे दिया जाए, इस प्रदेश के सुदूरवर्ती इलाकों तक वो चीजें कैसे पहुंचे, इस पर काम भी किया अलग अलग पदों पर, और सेवानिवृत्ति आपकी सीएमओ के तौर पर हुई। लेकिन कोरोना से किसी को भी अंदाजा नहीं था, अंदेशा नहीं था कि जूझना पड़ेगा। हम जूझे भी, लेकिन फिर एक साल के बाद जिस तरीके की परिस्थिति अचानक से आ गई है, इसके लिए खुद आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है और इसका क्या इलाज है? किस तरीके से कम हमारा माइंडसेट ऐसा हो पाए कि हर काम सरकारें नहीं करती हैं और जो काम सरकारों का है वो आम आदमी नहीं कर सकता? बिल्कुल सही अतुल भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सबको पता था कि पूरी तरह से अभी कोरोना हमारे देश से दूर नहीं गया है जी, और ये पता था कि अगली कोई वेव जल्दी ही आने वाली है जी। हम लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही बरती है। लोगों ने जो कोरोना के प्रोटोकॉल थे उनका नियम कानून मानने से इनकार कर दिया है एक तरह से, और लोग खुले आम सड़कों पर भीड़ लगाकर और दूसरे तरह से उन्होंने किसी भी प्रोटोकॉल का पालन न करते हुए कार्य करना शुरू कर दिया था जी। कारण यही रहा, और जैसे ही फिर से कोरोना का दूसरा वेव आया है हम लोगों को बहुत बड़ा एक खामियाजा भुगतने पड़ रहा है। अभी हमें फिर उन्हीं पुरानी चीजों को याद रखने की जरूरत है जी। हमें सबसे पहले सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक स्थानों पर जाने से अपने को बचाना होगा। जब भी घर से लोग बाहर निकले उन्हें ये चाहिए कि वो हमेशा मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। ये उनके लिए बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। 2 या 4 लोगों के बीच में अगर एक दूसरे से मिलना बहुत ही आवश्यक हो गया है तो कम से कम 6 फीट की दूरी तो बना के रखना ही पड़ेगा जी। ये काम करने के साथ ही उनको अपने हाथ धोने की सही विधि का प्रयोग करना पड़ेगा, बार बार हाथ धोना पड़ेगा, और सैनिटाइजेशन का काम भी उन्हें हमेशा समय अंतराल पर करते रहना पड़ेगा जी। दिन में उन्हें गर्म पानी का प्रयोग करना होगा, गर्म पानी पड़ना चाहिए, और कम से कम 2 बार भाप, घर से बाहर जाने के पहले और घर से वापस आने के बाद उन्हें भाप लेना चाहिए। गर्म और तरल पदार्थों का पौष्टिक खाद्य पदार्थों का भी सेवन करना बहुत ही आवश्यक है। आप जानते हैं कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना बहुत जरूरी है जी जी। और इसके लिए उन्हें व्यायाम करना और विशेष रूप से गहरी सांस लेने का व्यायाम करना चाहिए। ये कार्य उन्हें अब फिर से प्रारंभ कर देना पड़ेगा जी। और यदि 2 या 2 दिन से अधिक दिनों से अगर उन्हें बुखार आ रहा है जी, तो या सर में दर्द है, बदन में दर्द है, या गले में खराश है, या खांसी आ रही है, तो उन्हें अपना कोविड RT-PCR टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लोगों को, और जितना जल्दी हो उन्हें कोरोना के जो पुराने और अभी जो नए कुछ दिशा निर्देश जारी हुए हैं उन दिशा निर्देशों के तहत उनको क्वारंटाइन होना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, एक डॉक्टर के तौर पर आपने बताया कि हमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और क्या सिम्टम्स अगर हैं तो उस पर क्या रिएक्शन हमें तुरंत करना चाहिए या कैसे हमें उसके लिए जांच करानी चाहिए। लेकिन एक पूर्व सीएमओ के तौर पर मैं आपसे अगर समझना चाहूं, तब आप पर जिले की जिम्मेदारी होती है, आपका अलग एक दायरा बढ़ जाता है। इस वक्त आपको क्या लगता है मौजूदा स्थिति देखकर, उत्तर प्रदेश की हो या कि अन्य प्रदेशों की हो, खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो वहां पर किस तरीके से मॉनिटरिंग फिर से होनी चाहिए, किस तरीके से कुछ नए डेवलपमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से या इस स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होने चाहिए ताकि लोगों को जो अचानक से फिर से इस समस्या से जूझना पड़ रहा है कुछ राहत मिल पाए? जी, आपकी बात पूरी तरह से साफ मेरे पास नहीं आ पाई है जी, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि यदि कोई रोगी जो बुखार से पीड़ित है अथवा उसे गले में खराश है और उसे संदेह है कि हमें कोरोना हो सकता है, तो हमारे पास 2 तरह की
जांचें हैं, एक एंटीजन टेस्ट होता है, दूसरा आरटीपीसीआर टेस्ट होता है। एंटीजन से तुरंत ही पता लग जाता है कि पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव है अथवा नहीं है। अभी भी हम लोग अस्पतालों के अंदर इसके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं और उन आइसोलेशन वार्ड में हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। होम आइसोलेशन के लिए भी एक ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। ऐसे केसेस को जिन्हें पॉजिटिव होने का संदेह है, ऐसे केसेस को होम क्वारंटाइन किया जा रहा है और उनका दिन में कम से कम 2 बार फॉलोअप भी किया जाता है। ऑनलाइन ये कार्य किया जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ आप बने रहिए। मैं फिर से अपने सहयोगियों के पास जा रहा हूं। ललित, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जो अव्यवस्थाओं का हम जिक्र कर रहे थे और जिसमें फिर से एक बार खुद मुख्यमंत्री चूंकि कोरोना पॉजिटिव हैं, रेफर भी उनको पीजीआई कर दिया गया, लेकिन फिर भी टेस्ट को लेकर वो ना सिर्फ जिस तरीके से टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वर्चुअली लोगों से जुड़े रहे, वर्चुअली वो अपने अधिकारियों से संवाद करते रहे, खुद की स्थिति भी शायद उन्होंने भूल गए या भूलना पड़ा उनको अपनी जिम्मेदारियों के तहत। क्या अब कम से कम वो प्रभाव दिख रहा है प्रशासन में, प्रशासनिक अमले में? बहुत वाला इलाका है, अच्छा बाजार का इलाका है। एक आवाज जो है वो बहुत कम आ रही है जी। अगर आप मुझे सुन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जो बाजार की स्थिति है वो मैं इस तरह आपको बताता हूँ, क्योंकि आवाज यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा है। जी 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 ललित, अपनी बात पूरी करें। प्रशासनिक अमले पर उसका असर दिखा जो मुख्यमंत्री के निर्देश आ चुके हैं? देखिए अतुल, आज आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, सबसे बेहतरीन और दर्दनाक चीज अगर ये कहा जाए, हैरान और परेशान करने वाली। ये देखिए, ये गाड़ी मेरे साथ खड़ी है, या इनके हाथ में देखिए माइक है। पुलिस अपनी तरफ से दोपहर से जब से यहाँ के कमिश्नर ने मीटिंग ली है उसके बाद से बराबर लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है। और बाजार का आलम क्या है ये देखिए, अगर ये कहा जाए बेशर्मी की हद को, तो बेशर्मी की हद को भी पार कर रखा है दुकानदारों ने। पुलिस को लक्ष्य उठाना पड़ता है। ये देखिए, ये पानी बेच रहे हैं, इनको पता है कर्फ्यू लगा है, यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, उनको मालूम है कि कर्फ्यू है 8 बजे से। पुलिस को आखिरकार डंडा क्यों उठाना पड़ रहा है? और कल से पुलिस और सख्त करेगी, क्योंकि आज जो कमिश्नर ने कहा है, जो गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर ने कहा है कि कल से इनके चालान भी कटेंगे। पुलिस, मीडिया हर तरीके से लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग उस चीज को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सड़क पे आएंगे, अब मैं आपको सड़क का आलम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, देखिए 8 बजने वाला है, ये ई रिक्शा है। चलिए, यानी ललित, मैं आपके तस्वीरों के जरिए समझ पा रहा हूं और पुलिस महकमा, पुलिसकर्मी देखिए वहां पर तमाम लोगों को माइक के जरिए फिर से बताते हुए कि क्या गाइडलाइंस हैं, किस तरीके से नए नियम लागू किए गए हैं और आपको किन नियमों का फॉलो करना है, नियमों का पालन करना है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो जुर्माने के लिए भी तैयारी है। यह सख्ती बरती जा रही है, लेकिन कुछ सख्तियां प्रशासनिक तौर पर पहले से होनी चाहिए थी, उसमें लापरवाही क्यों? रवि, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि एक दौर से तो हम गुजर चुके थे और अच्छा हमने प्रयास किया, सरकारी स्तर के भी प्रयास बहुत अच्छे रहे और उसका एक परिणाम उत्तर प्रदेश ने देखा, WHO तक उसकी चर्चा हुई। लेकिन फिर उसके बाद क्या वाकई जितना लापरवाह इंसान हुआ उतना ही लापरवाह तंत्र हो गया और तब शायद राजधानी की वो तस्वीर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। खैर, उसके अलावा आज खुद मुख्यमंत्री जब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी इतने सक्रिय हैं, वो वर्चुअली लगातार अधिकारियों से संवाद कर रहे हैं, उनके उस निर्देश का असर अब दिख रहा है कम से कम। है जिसका नतीजा साफ तौर पे निकल कर आ रहा है। अगर बात करें जिस तरीके से जो आंकड़े हैं वो लगातार इस कदर बढ़े हुए, शायद इसकी उम्मीद नहीं की गई थी। अगर बात करें राजधानी लखनऊ में जो आंकड़ा, अगर बात करें तो आज से 15 दिन पहले का जो आंकड़ा था वो महज 2000 के आसपास था और आज की जो स्थिति वो है करीब 30,000 के पार हो चुका है। यानी राजधानी लखनऊ में 30,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज है। तो आप समझ सकते हैं स्थिति क्या है। अस्पतालों को लगातार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इस कदर अगर बात करें रोजाना 5,000 के आसपास मरीज निकल कर आ रहे हैं। वो मरीज है जिनकी जांचें हो रही है। तमाम सर ऐसे मरीज है
है जो जांच नहीं करा रहे हो, जिसकी वजह से स्थितियां बदल रही हैं। और अगर बात करें तो स्थितियां इतनी भयावह हो चुकी, अगर हम अंतिम संस्कार जो स्थल अगर वहां की बात करें तो वहां सुबह से ही लाइनें लगती हुई हैं और इतनी ज्यादा जो मौतें हो रही हैं और उनके अंतिम संस्कार के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लकड़ियां कम पड़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मौतें हैं वो नहीं रुक रही हैं। तो आप समझ सकते हैं हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। हालांकि जरूर है कि थोड़ा सा जो बाजार है उसमें लोगों ने ध्यान दिया है, बाजारों में उतनी भीड़ अब नजर नहीं आ रही है। अगर बात करें तो मलियाबाद से शुरुआत हुई है, शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन बाजार बंद रहेंगे। चौक के सराफा बाजार ने भी कुछ बंदी की बात कही है। उसके अलावा बात करें तो लखनऊ में कई सारे बाजार ऐसे हैं जो अब इस लॉकडाउन तो नहीं हुआ है लेकिन लॉकडाउन जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो बाजार है वो कम से कम खोले जाएंगे और जो जरूरी सामान है वो मिलेगा, लेकिन जो भीड़ ना होने का इसके लिए पूरा ध्यान रखा जाएगा ताकि जो लोग हैं वो बाजारों में ना जाए। बहुत जरूरी है तभी बाजारों में जाए, जो जरूरी सामान है उसकी आपूर्ति होती रहेगी, उसकी आपूर्ति बाधित नहीं होने दी जाएगी, लेकिन लोग बाजारों में कम से कम जाए, इसके लिए चलिए यानी देखिए अभी भी कुछ लोग हैं जो कि निर्देशों को बहुत सख्ती से नहीं अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। उनको लगता है कि चलता है, कुछ भी चलता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वही चल रहा है जो आज इस वक्त तस्वीर दिखाई दे रही है। हालांकि देश की राजधानी में भी देखिए एक वीकेंड लॉकडाउन की तैयारी हो चुकी है, ऐलान कर दिया गया है। फ्राइडे की रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे सोमवार तक रहेगा। हो सकता है कि फिर आंकड़ा जो आए या जो परिणाम निकले उसके बाद उसमें कोई एक्सटेंशन हो, उसको बढ़ाया भी जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पूर्व सीएमओ, और डॉक्टर विवेक त्रिपाठी भी हमारे साथ बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, डॉक्टर के तौर पर आपने बताया कि हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन प्रशासनिक अमले को इस वक्त इस पैनिक सिचुएशन से निपटने के लिए उन कोरोना योद्धा का हमने जिक्र किया था, कोरोना काल में हमने उन तमाम लोगों को कोरोना योद्धा कहा था। आज फिर से उन योद्धाओं की ही जरूरत है, लेकिन सुविधाओं में कमी की वजह से वो भी परेशान है। क्या लगता है कि इसमें कैसे इस मौजूदा परिस्थिति में कुछ हो सकता है बेहतर सुझाव के तौर पर? सही बात है कि पिछले कुछ दिनों से हम लापरवाह जरूर हुए थे, किंतु जैसे ही केसेस बढ़ने लगी हैं अस्पतालों में फिर से चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है जी। डॉक्टरों की भी फिर से उन्हें प्रायर ट्रेनिंग देते हुए उनकी 24 घंटे की नियुक्ति करने का भी हम लोगों ने कार्य शुरू किया है। केसेस बहुत ज्यादा हैं, बेड की कमी स्वाभाविक है, आ रही है। तो हमें तो ये जरूरी है कि फिर से हम अपने सारे व्यवस्थाओं को इस स्तर तक ऊपर ले जाएं कि किसी भी मरीज को जिन्हें भर्ती होने की जरूरत है और जिन्हें इलाज की जरूरत है उनके लिए हम तत्काल बेड की व्यवस्था कर सके। ऑक्सीजन की भी कमी कहीं कहीं दिखाई दे रही है, यद्यपि हमारे प्रदेश में अभी कहीं से इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि ऑक्सीजन कम पड़ गया है, लेकिन हाँ वेंटिलेटर की कोई कमी जरूर महसूस की जा रही है कुछ जगहों पर। तो हमें प्रशासन से यही है, उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी हमारी मदद करेगा और हमारे अस्पतालों में सारी चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी एमडी भी हैं, फिजिशियन भी हैं, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर उस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेरी आवाज आप तक जा रही है? डॉक्टर विवेक त्रिपाठी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ सर, बताएं सर। विवेक जी मेरा सवाल यह है, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं, पूर्व सीएमओ, उनको भी आपने सुना, हमारे सहयोगी जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता हैं, उनको भी आपने सुना और आप खुद महसूस कर रहे होंगे किस तरीके की दिक्कतें इस दूसरे स्ट्रेन में है और किस तरीके से इस बार कोरोना ऐसा कहर बरपा रहा है। क्योंकि जब शुरुआत हुई थी उस वक्त कुछ पता नहीं था और तब भी हम इससे बेहतर, खासतौर से उत्तर प्रदेश तो इससे बेहतर तरीके से लड़ा था। अब तो हमें पता था और फिर भी हम लड़ने में सक्षम नहीं रहे, या अचानक से इतना बड़ा कहर टूट गया? सर आपका कहना बिल्कुल भी सही है। जो पिछली बार का स्ट्रेन था और इस बार का जो स्ट्रेन है उसमें जमीन आसमान का अंतर है जी। पिछली बार का जो स्ट्रेन था उसमें हमने यूजुअली ये देखा था कि जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो बुजुर्ग पर्सन थे और जिनको ज्यादा बीमारियां थी, जो 70-75 साल के थे, 80 साल के थे, उनको ज्यादा इफेक्ट होता था। यंग लोगों के लिए ज्यादा कोई खतरा नहीं था। लेकिन इस बार का जो स्ट्रेन है, चूंकि हमने पिछली बार भी कोरोना में काम किया था, हमने इस बार भी कोरोना में काम कर रहे हैं हम लोग, तो इस बार तो 28 मैं बताना चाहूंगा 28-30 साल के जवान एथलेटिक बॉडी वाले पर्सन भी जो लोग आ रहे हैं इफेक्ट होकर, कोई तो मेरे पास 60 सैचुरेशन में आ रहा है, 55% सैचुरेशन में, मतलब जो आप सोच नहीं सकते वो हो रहा है। और 3 दिन में
3 दिन में मरीज की स्थिति इतनी खराब हो जा रही कि उसको बचाना मुश्किल हो जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी बड़ी गंभीर बात आप बता रहे हैं कि ना सिर्फ इस तरीके से इतने कम समय में मरीज की स्थिति ऐसी हो जा रही है, बल्कि जो अच्छे खासे फिट हैं, उम्र जिनकी कम है, वो भी अगर इस तरीके से इसकी जद में है तो ये तो बहुत ही खतरनाक है। इसकी वजह क्या है? क्या उस वायरस में म्यूटेशन इसकी वजह है या उसके अलावा भी कोई वजह है? और अगर ये है तो हम कितने सक्षम हैं, किस तरीके से सक्षम हैं इसको तोड़ने में, इस चेन को ब्रेक करने में? सर देखिए, ये जो वायरस है, पिछली बार वाला वायरस अलग था, इस बार का वायरस म्यूटेट हो चुका है। पिछली बार वाले वायरस ने अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने अंदर परिवर्तन कर लिए हैं, जो एक हम लोगों ने नियम पढ़ा है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उस वायरस ने देखा कि अब हमारा लोगों के ऊपर असर नहीं हो रहा है, तो उसने अपने आप को ऐसा म्यूटेट किया है जो हमारी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत 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 ही ज्यादा खतरनाक है। अब एज फैक्टर वाली बात बिल्कुल खत्म हो जाती है कि खाली लो इम्यूनिटी वाले पर्सन ही उस वायरस से इफेक्ट हो रहे हैं। इस बार के वायरस में हमारे एज की बिल्कुल भी क्राइटेरिया खत्म हो चुका है। 28, 30, अधिकतर मेरे पास 100 मरीज भर्ती है इस समय कोरोना के। मैं ये देख रहा हूँ कि यूजुअली उसमें 40 से 45 उम्र के लोग जो हैं, 40 से 50 उम्र वाले लोग बहुत ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। और उसमें जो मोर्टेलिटी थी पिछली बार वाले में, कि अगर हम लोग जैसे सिटी स्कैन वगैरह कराते थे तो उसमें किसी में जो है 70% अफेक्टेड थे वायरस से, तो भी हम उनको भी बचा लिया करते थे। लेकिन इस बार वाले वायरस में अगर 50% से भी ऊपर है तो मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा हाई है। डॉक्टर विवेक, क्या मैं इसको समझूं कि ये वाकई बिल्कुल एक नए तरीके का वायरस हो गया है, या फिर शुरुआती दौर में ही इंडिया के कुछ हिस्सों में बाहर के देशों से जो एक वायरस पहुंचा था उसी तरीके का सिमिलर है? अगर हम बात करें खासतौर से जो ब्राजीलियन कंट्रीज में कुछ पाया गया या फिर ब्रिटेन में था, क्या उससे सिमिलर है या उससे भी ज्यादा म्यूटेट हो गया है? सर मुझे तो लगता है कि जैसे वहाँ की कंट्रीज में जो म्यूटेशन तो कहीं भी हो सकता है ना, चाहे वो बाहर की कंट्री हो चाहे वो इंडिया हो। वायरस के लिए तो सब ह्यूमन बीइंग है ना सर। तो जितना खतरनाक वहाँ पर वायरस है उतना ही खतरनाक, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा कह सकते हैं, क्योंकि हम इंडियंस की इम्यूनिटी एज कम्पेयर टू अब्रॉड में जो लोग हैं उनसे ज्यादा है। उसके बाद भी इतनी अच्छी इम्यूनिटी होने के बाद भी अगर हम लोग अफेक्टेड हो रहे हैं और मोर्टेलिटी बढ़ रही है, तो इसको बिल्कुल हम लोग हल्के में तो ले ही नहीं सकते। डॉक्टर सत्यप्रकाश, जैसा आपने सुना डॉक्टर विवेक त्रिपाठी को, आपने इसके पहले भी कई सुझाव दिए थे कि डॉक्टर के तौर पर क्या क्या कोई मरीज जो कि अगर इससे ग्रसित हो गया या आशंका है कि हो सकता है तो उसको करना चाहिए। जैसा डॉक्टर विवेक ने कहा, डॉक्टर सत्यप्रकाश, की अब ये म्यूटेशन वाला वायरस है और कहीं ज्यादा खतरनाक है। कोई एज फैक्टर भी इसमें बाउंड नहीं कर पाएगा कि कम से कम जो जवान है या फिर जो फिट हैं उन पर उतना इफेक्ट नहीं होगा। तो इससे निपटने के भी क्या वही तरीके हैं जो पहले से थे, जो आप बता रहे थे, या इसमें भी कुछ चेंजेस करने होंगे? क्योंकि एक आम चीज देखी गई है कि अलग सिम्टम्स हैं, उसके साथ साथ इसमें ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है और वो अपने आप में एक बड़ी अव्यवस्था फैलाएगा इस प्रदेश में या देश में। अतुल जी, ये वायरस म्यूटेंट है और ये ज्यादा खतरनाक है पिछली दफा की अपेक्षा। तो इसलिए हमें ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हर आदमी को ये समझना पड़ेगा कि यदि वो बुखार से पीड़ित है और 2 दिन से अधिक बुखार उसे आया है, खांसी या जुकाम बना हुआ है, तो उसको RT-PCR टेस्ट अवश्य कराना पड़ेगा। इस तरह से हमें अपनी जांचें बढ़ानी पड़ेंगी न, और हमें आइसोलेशन के और जो कोरोना के प्रोटोकॉल हैं इंडिविजुअल्स के लिए, एक एक व्यक्ति के लिए, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त व्यवस्था आइसोलेशन की, क्वारंटाइन की, इन व्यवस्थाओं पे और सतर्कता पूर्वक हमें ध्यान देना पड़ेगा। डॉक्टरों की टीम को पुनः एक बार और उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो अपनी किसी भी प्रकार के कार्य और दायित्व में कोई भी कोताही न बरतें। और इसी प्रकार पब्लिक को भी आवश्यकता से अधिक जागरूक करना पड़ेगा कि वो प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें। चलिए, अवेयरनेस सबके लिए है और जब एक वायरस अपने अंदर बदलाव कर सकता है तो हम इंसान होके भी बदलाव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जिस बदलाव की दरकार थी उसमें हम लापरवाह क्यों हो गए? ये सवाल हम सबके लिए है। बहरहाल एक बार फिर से मैं अपने सहयोगियों का रुख करूंगा बहुत जल्दी से। रवि, राजधानी में जो स्थिति थी और जो अभी भी है वो वाकई झकझोरने वाली है और वो राजनीति का हिस्सा बन जाएगी।
राजस्थान में सरकार चलाने वाले उत्तर प्रदेश पर निगाह गड़ाए बैठे हैं, वो महाराष्ट्र पर भी निगाह नहीं गड़ाएंगे और ना छत्तीसगढ़ जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में जो सरकार चलाने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में चलाने वाले, हरियाणा में चलाने वाले हैं, उनकी जवाबदेही तो उनकी ही है, जैसे बाकी राज्यों के जो लोग चला रहे हैं उनकी है। यहां पर तो एक कॉमन, हम अगर देखें तो कॉमन तौर पर लापरवाही, सभी लापरवाह हो गए थे। जहां चुनाव है वहां तो लापरवाही चली रही, और जहां चुनाव नहीं है वहां का हाल तो बदहाली के दौर से गुजर रहा है। अब इसमें कितनी तेजी से वो टीम 11 सक्रिय हुई है, कम से कम बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है, बेड या फिर उसके साथ साथ वेंटिलेटर या एम्बुलेंस की व्यवस्था या फिर कहीं और कोविड सेंटर जल्दी से जल्दी निर्माण करके वहां पर लोगों को, क्योंकि बहुत तेज गति से फैल रहा, वहां पहुंचाना, ये सारी तैयारियां क्या अभी कागजों में ही है या धरातल पर उतरने में कम वक्त लगेगा? बहुत तेज काम चल रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल भी बहुत जोर शोर से काम किया था और इस साल भी जोर शोर से काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी टीम है, शायद वो टीम इतनी बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से स्थिति इतनी खराब हो गई। यानी कि अगर बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार सभी जिलों यानी 75 जिलों पर निगरानी कर रहे हैं और सभी जो जिलाधिकारी हैं या पुलिस के जो लोग हैं या जो भी जरूरी कदम उठाने चाहिए वो सबके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर शायद वो काम पूरी तरीके से नहीं पड़ा। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के हालात इतने ज्यादा खराब हो गए और सीएमओ साहब को फोन करेंगे, फोन नहीं उठेगा। जिलाधिकारी साहब संपर्क करना चाहेंगे तो शायद वो भी संपर्क नहीं हो पाएगा। अब स्थिति ये है कि अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही तो वो संपर्क करने के लिए अगर वो फोन लगाता, फोन लगता नहीं है। आपके जो अस्पतालों के बेड वो सब फुल हो चुके हैं। घर में आइसोलेट रही है, लेकिन आइसोलेट होने के बाद अगर आपको सांस लेने में दिक्कत होती तो उसके लिए वो किसके पास जाए? सरकार ने सारी सहूलतें दी है, लेकिन पूरा ठीक से उसका अमल नहीं हो पा रहा है, जिसकी सीधे जो उसका नतीजा ये निकल कर आ रहा है कि लाशों के जो ढेर है वो लग रहे हैं, लगातार लोग लगातार मर रहे हैं। और बैकुंठ धाम की बात करें क्या, उसके अलावा दूसरे सरकार जो स्थान है वहाँ पर लगातार जो मृतकों की संख्या बढ़ रही है और लोगों को देर रात तक इंतजार करना पड़ रहा है अपने परिवार के जो मृतक कोरोना से इसकी मौत होगी उसका इंतजार कब होगा। स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, लेकिन सरकार को फिर भी कहूँगा सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदार लोग शायद वो काम पूरी तरीके से जिम्मेदारी से नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये पूरी जो व्यवस्था है वो पूरी व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से समस्या बनी हुई है। आप समझिए, बिल्कुल सही कहा रवि कि हर काम अगर मुखिया ही करने लगे तो दिक्कत है, उसके अलावा भी तंत्र होता है। डॉक्टर विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं आप? डॉक्टर विवेक सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोरोना को रोकना सिर्फ सरकार के बस की बात नहीं है सर। बिल्कुल अगर हमको कोरोना को रोकना है तो हमें सरकार के भरोसे नहीं बैठना होगा, हमें खुद के भरोसे, हमें अपने परिवार की रक्षा करनी पड़ेगी सर। सरकार परिवार की रक्षा नहीं कर पाएगी सर। सीएमओ सर, पूरे लखनऊ को क्या एक आदमी हैंडल कर सकता है? क्या आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैंडल कर लेंगे या सीएमओ साहब कर लेंगे? तो आपकी सोच गलत है सर। आप अपने परिवार को आपको हैंडल करना है, अपने परिवार को आप अपने कंट्रोल में रखें, बाहर निकलने से मना करें, क्योंकि जब सर आप सिर्फ एक आदमी को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को या अपने परिवार को। आपको अपने परिवार को कंट्रोल में रखना होगा कि वो बाहर ना जाए, ऐसे कोई भी अननेसेसरी काम ना करे जिससे कोरोना को स्प्रेड करने में आसानी हो। क्योंकि देखिए सर, सरकार में गिने चुने लोग हैं। अगर पूरे लखनऊ का फोन क्या डीएम साहब उठा सकते हैं? ऐसा क्या पॉसिबल है? मेरा छोटा सा अस्पताल है सर, 150 बेड का, मेरे पास इतने फोन आते हैं कि मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। मैं फ्रैंकली टीवी के सामने कह रहा हूँ कि मेरे पास सुबह से लेके 1000 फोन आते हैं, तो मैं अपना काम, बाकी का काम करूँ या सिर्फ फोन ही अटेंड करते रहूँ? तो पब्लिक की जिम्मेदारी है, पब्लिक को समझना पड़ेगा कि कोरोना को रोकने के लिए सर 1 साल से अगर ये बोला जाए अवेयरनेस नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। सरकार डॉक्टर विवेक, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं और डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह भी सहमत होंगे, मेरे तमाम सहयोगी भी सहमत होंगे। हम अपने परिवार में एक व्यक्ति को अगर न संभाल पाए और उम्मीद करें कि सरकार सबको संभाल लेगी, और मान लिया सरकार ने संभालना शुरू भी कर दिया तो फिर कहें कि नहीं सरकार तानाशाह हो गई है, तो हमें अपना माइंडसेट बदलना होगा, कुछ काम हमें भी करना होगा। बहरहाल ललित, आखिरी सवाल आपसे, नोएडा को लेकर सख्ती पहले से ही शुरू कर दी गई थी, कमोबेश उसका असर दिखना शुरू हो रहा है। आज दिल्ली में भी एक लॉकडाउन की व्यवस्था अलग से की गई है कि यहां पर एक वीकेंड लॉकडाउन होगा। क्या माने कि हां कुछ उसका असर नोएडा, और नोएडा में भी कुछ उस तरीके का प्रावधान फिर से एक नए सिरे से शुरू होगा मौजूदा स्थिति को देखकर?
देखिए अतुल, नोएडा बिल्कुल दिल्ली का एक पार्ट समझ लीजिए। जिस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो दिल्ली के अंदर लागू की जाती है, ठीक उसी तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पे भी लागू की जाती है। ज्यादातर यही देखा गया है, क्योंकि यहाँ दिल्ली और नोएडा के अंदर कोई अंतर नहीं मानता। लोग दिल्ली को ही नोएडा का पार्ट सोचते हैं, और नोएडा वाले ही अधिकांश जो है वो दिल्ली से ही जुड़े हुए लोग हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो दिल्ली के अंदर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उनसे ही मिली जुली व्यवस्थाओं का यहाँ पर जो है लागू होना कोई गलत नहीं है, और वही व्यवस्थाएं जो है वो जल्दी ही लागू की जाएंगी। जैसे कि लॉकडाउन, जब रात्रि कर्फ्यू जो दिल्ली के अंदर शुरू हुआ वो यही हुआ। लेकिन असल फिर भी मैं आपको बहुत देर से एक बार फिर दिखाना चाहूंगा। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ देखिए पुलिस को आना पड़ा, पुलिस मजबूर है, सब कुछ है। पुलिस ने यहाँ लाठीचार्ज किया है, इंस्पेक्टर खुद आए हैं लाठियों को लेकर यहाँ पे चल रहे हैं, ये देखिए। लेकिन यहाँ जो आम लोग हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं, वो अभी भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये मार्केट जो है अभी थोड़ी देर पहले, और जो हालात है, जो कर्फ्यू के अंदर के जो हालात हो रखी है, देखिए ट्रैफिक के हालात देख रहे हैं, जो ट्रैफिक है उसकी ट्रैफिक की बात करते हैं, जो अभी के हालात है उसकी बात करते हैं कि जिस तरीके से पुलिस आखिरकार मजबूरी में ही डंडा उठा के चलती है, क्योंकि लोगों की समझ में नहीं आ रहा, लोग समझना नहीं चाहते कि किस तरीके के हालात है, क्या है क्या नहीं है। ये देखिए अब ये मार्केट बंद हुई है यहाँ पर, यहाँ से लेके। चलिए तो देखिए यही वो तस्वीरें हैं जो ना दिखें तो बेहतर है। सख्ती की बात थी, नियम बता दिए गए, लागू करने की और लागू कराने की जिम्मेदारी किन पर थी वो भी आपने देखा और दिखाया। हमारे तमाम सहयोगियों ने, ललित ने दिखाया आपको कि नोएडा में कुछ हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा, क्योंकि बताने के बाद भी या तो दुकान बंद नहीं हो रही या फिर 5 लोग झुंड बनाकर एक जगह खड़े हैं। वहां पर वो इंतजार कर रहे होंगे शायद कि 5 एक साथ खड़े होंगे तो कोरोना देखकर भाग जाएगा। ये अगर मानसिकता नहीं टूटेगी तो खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। बहरहाल डॉक्टर सत्यप्रकाश, अब यहां पर सबसे अहम सवाल यही जो कि आप भी कह रहे हैं और डॉक्टर विवेक भी कह रहे हैं, हर चीज सरकार, हर चीज उनसे अगर हम उम्मीद करेंगे तो कुछ तो हमारी जिम्मेदारी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि एक आम व्यक्ति या एक ऐसा व्यक्ति जो घर से बाहर नहीं भी निकला, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपसे भी उनकी बातचीत हो रही होगी, हम लोग भी तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो वाकई बहुत सचेतना के साथ, बहुत जागरूकता के साथ मास्क का भी प्रयोग कर रहे, सारी चीजें कर रहे, फिर भी वो या उनका परिवार शिकार बन गया, तो उनका तो कोई दोष नहीं था। कोरोना ने किसी को बख्शा नहीं और देख कर नहीं किसी के पास गया कि ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो इनको नहीं पकड़ना है, मौजूदा वाले को पकड़ना है। दोनों को पकड़ लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री जो कि कहते थे कोरोना है ही नहीं, ये क्या चीज होती है, उनको भी पकड़ लिया कोरोना ने और मौजूदा मुख्यमंत्री को भी पकड़ लिया। तो अब इससे हमें किस तरीके से निकलना है, ये जो चुनौती है किस हद तक खतरनाक दिख रही है? हाँ बिल्कुल, स्थिति तो खतरनाक है। और हम इस राजनीतिक जो माहौल में कुछ चीजें आ रही हैं उन पर हम लोगों का कुछ भी बयान देना उचित नहीं है जी। किंतु ये तो जरूरी है कि सबको मिल के ही इससे लड़ने की जरूरत है। वो कोई भी पार्टी का हो, कोई भी संगठन का हो, किसी भी दल का हो, बिल्कुल इस सब चीजों से ऊपर उठ करके सबको एक ही भाव से ये सोच करके जान है तो जहान है, ये यदि इस भाव के साथ और एक सकारात्मक सोच के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से अपने को रोक पाएंगे और समाज को भी बचा पाएंगे। ठीक है डॉक्टर सत्यप्रकाश, जैसा आपने कहा कि जान है तो जहान है और सभी को सोचना होगा, वही बात हम बार बार कह रहे हैं। डॉक्टर विवेक त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो आपने बताया कि स्थिति वाकई म्यूटेशन के बाद इस कोरोना ने जो नया स्वरूप बदला है बहुत ही खतरनाक है, उसके साथ साथ व्यवस्थाओं का भी बहुत ज्यादा एक तरीके से हम कहें कि दोष दिखाई दे रहा है, कमी बहुत सारी है। यह भी एक लापरवाही प्रशासनिक तंत्र की हम जरूर मानेंगे, इसको हम कह नहीं सकते कि यह उनका दोष नहीं है, लेकिन अब इस झटके से हम उबरने के लिए कितना समय खुद के लिए माने, या इस तरीके का ही नजारा कई दिनों तक और दिखाई देगा? देखिए सर, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि लोग अपना काम, सरकारी लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं।
देखिए, मैं सिर्फ अपना मैं सरकार तो बहुत बड़ी चीज है, मैं सिर्फ अपना एग्जाम्पल देख के आपको बताता हूँ कि मेरा 50 बेड का हॉस्पिटल है, ठीक है ना। आज की तारीख में मेरे पास 100 मरीज भर्ती हैं, तो मैं जितनी केयर पहले दे पा रहा था उतनी केयर मैं नहीं दे पा रहा हूँ। मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं रात में 3 बजे सोता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी चीजें क्योंकि नॉर्मल नहीं है, इसी को महामारी कहते हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं है सर। तो आपको अपना बेस्ट करना है, पूरा सरकार मेहनत कर रही है, जितने प्रशासनिक अमले सब पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, डीएम साहब कोशिश कर रहे हैं, सीएमओ साहब कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है, लेकिन फिर भी नीचे के स्तर पे जो जिन लोगों को प्रॉब्लम है, अगर उनकी प्रॉब्लम का तुरंत समाधान नहीं होगा तो सरकार को दोष देंगे, इसमें भी उनका भी कोई कसूर नहीं है कि वो बेचारे तो परेशान है, तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं पे चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि सुनामी है, सुनामी को सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती सर, हम ही लोगों को कंट्रोल करना होगा। चीजें धीरे धीरे फिर से सेटल होंगी, फिर से हमारा अच्छा समय आएगा, हमारी पब्लिक धीरे धीरे समझ रही है सर, और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। रवि, बहुत आखिरी में, चूंकि मुख्यमंत्री पीजीआई रेफर कर दिए गए, बावजूद उसके लगातार वर्चुअली अपने अधिकारियों को निर्देशित करते रहे, क्या कुछ और सख्ती की जानकारी है राजधानी के लिए या प्रदेश के लिए? क्योंकि तमाम प्रदेशों से जैसी जानकारी आ रही है, हरियाणा की अगर हम बात करें तो वहां क्या गया, कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है, हम लड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से लड़ेंगे। दिल्ली में अगर एक वीकेंड लॉकडाउन की बात है, नोएडा के लिए, उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों के लिए कुछ अलग अलग ऐलान किए गए हैं, लेकिन सामूहिक तौर पर कोई जानकारी है कि हां एक डेडलाइन के साथ कुछ बातें निकल कर आ सकती हैं? देखिए, अगर लखनऊ की बात करें तो रात्रि 9 बजे से जो रात्रि कर्फ्यू था वो अब 8 बजे से कर दिया गया, यानी सुबह 8 बजे से सुबह तक के लिए रात्रि कर्फ्यू चलेगा। आप देख सकते हैं अभी 8 नहीं बजा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो बाजार है वो करीब करीब बंद हो चुके हैं, यानी दुकानें बंद हो चुकी है। लोग इस बात को समझ रहे हैं। अगर हम शहर के आम बाजार की बात करें तो अभी इस समय पिछले 2-3 दिनों से के जो हालात है, बाजार में उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही, यानी कि लोग तो समझ रहे हैं कि स्थिति कितनी भयावह हो चुकी। हालांकि कहीं कहीं अभी भी जो लोग हैं वो मास्क को लेकर लापरवाह बने हुए, मास्क या तो लगा रहे हैं या तो नीचे की तरफ है। उसके बाद अगर बात करें तो गाड़ियों में जो लोग जा रहे हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से नहीं कर रहे हैं। दुकान में भी अगर कहीं लोग खड़े हुए तो उन्होंने भी दूरी का ध्यान नहीं रखा हुआ है। सैनिटाइजेशन का काम भले ही किया जा रहा होता, लेकिन जो पिछली बार जिस तरह की व्यवस्था थी उतनी व्यवस्था इस बार उस कदर नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। अचानक से जो संक्रमण का वो आंकड़ा वो लगातार इस कदर बढ़ा है कि जिसकी वजह से समस्याएं वो बन चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लोग जा रहे हैं और देख सकते हैं कि उन्होंने दूरी नहीं बनाई हुई है, मास्क जरूर लगाया हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि शहर में अगर जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे, मास्क को पूरी तरीके से नहीं लगाएंगे, बेवजह घरों से नहीं निकलेंगे और घर में जब प्रवेश करें तो सबसे पहले हाथ पैर को अच्छे से नहीं धुलेंगे, तब तक ये सारी समस्या बनी रहेगी। लोग बेवजह घर से जब तक निकलना बंद नहीं करेंगे तब तक समस्या जो है यूं ही बनी रहेगी। लेकिन अगर बात करें तो उसके अलावा जो तमाम सारी जो सरकारी व्यवस्था है वो भी अगर थोड़ी सी ठीक हो जाएंगी तो शायद जो समस्या बनी होगी वो समस्या कुछ कम हो सकेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित आपका, बहुत शुक्रिया रवि आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक त्रिपाठी आपका भी। तो हमारे सहयोगियों के साथ साथ एक्सपर्ट से, पूर्व सीएमओ से और डॉक्टर से आपने समझा कि इस वक्त की मौजूदा स्थिति क्या है जमीन की, जमीन पर ही मौजूद उस अस्पताल की। वायरस जो कि अब अपने आप को अलग तरीके के स्वरूप में लोगों के बीच में ला चुका है, बिना आम और खास के बीच में कोई खाई लाए वो हर एक व्यक्ति तक अपनी इज्जत पहुंचा चुका है। इसलिए लापरवाही अगर किसी ने की, वो चाहे कितना भी बड़ा हो या कोई कितना भी छोटा व्यक्ति हो, वहां पर अंतर वायरस नहीं देखेगा। लापरवाही का स्तर हमें खुद कम करना होगा। सरकारी काम, सरकारी तंत्र का काम, यह सरकारों की जिम्मेदारी है। उसकी लापरवाही का जवाब भी उनको ही मिलेगा, आज नहीं, वो जनता बाद में तय करती है। उसके लिए चुनाव एक जरिया होता है। लेकिन आज उन तमाम प्रदेशों में हालात जो बने हुए हैं जहां पर चुनाव नहीं भी है, तो वहां पर क्या इस वक्त जरूरत है और क्यों यह स्थिति है, यह हम सबको विचार करना होगा। थोड़ी सी सावधानी और उसके बाद अपना और दूसरे का भी जीवन आप सुरक्षित कर सकते हैं। नमस्कार।